हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के.आर. पोर्टर तथा कोलमान ने 1948 में खोजा था। कि जो वैज्ञानिक हुए के.आर. पोर्टर तथा कोलमान ने, इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1948 में खोजा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर नेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कि जो यूकारियोटिक सेल होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के साइटोप्लाज्म में विभिन्न भागों में विभाजन करता है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक कोशिकाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें डिवीजन करती हैं, जिससे सेल का साइटोप्लाज्म कई कंपार्टमेंट में बंट जाता है, जिस कारण इसे सेल का साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको सेल का साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी संरचना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी नलिका रूपी संरचना में फैली रहती हैं। कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे तो ये कैसे दिखाई देंगी, ये नलिका रूपी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइज, शेप व प्रॉपर्टीज और अलग कोशिका में पाए जाने के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे जिन्हें क्रमशः वेसिकल, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स कहते हैं। अब देख लेते हैं वेसिकल। कि जो प्रत्येक वेसिकल होता है वो 25 से 500 माइक्रोमीटर की स्फेरिकल या ओवल शेप्ड संरचना होती है। कि ये कैसी संरचना होती है, ये ओवल शेप्ड होती है और स्फेरिकल भी होती है। अब देखते हैं सिस्टर्नी। यह लंबी, पतली, चपटी, लेमिनर संरचना होती है। कि जो सिस्टर्नी होती है वो लंबी भी होती है, पतली भी होती है और चपटी भी होती है। और कैसी होती है, लेमिनर संरचना होती है, जो कि 40 से 50 माइक्रोमीटर मोटी तथा न्यूक्लियर के चारों ओर पाई जाती है। अब देखते हैं ट्यूबुल्स। यह 50 से 100 माइक्रोमीटर मोटी अनियमित आकार का ब्रांच ट्यूबुल्स होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। कि इसके अंतर्गत टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जो कि यह राइबोसोम की प्रेजेंट व एब्सेंट के आधार पर बांटी जाती है। इन्हें क्रमशः एग्रेनुलर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रेनुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब देखते हैं एक ग्रेनुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अब्सेंट रहते हैं। कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस कारण इनकी सतह स्मूथ रहती है और इसी के कारण इसकी जो सतह होती है वो चिकनी रहती है। तथा इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन के सिंथेसिस होता है, जो संश्लेषण उसमें भाग नहीं लेता है। तथा यह मुख्यतः एडिपोज सेल्स, मसल सेल्स और ग्लाइकोजन में पाए जाते हैं। अब देखते हैं रफ ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। कि जो रफ या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अर्थात पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं तथा यह अत्यधिक रूप में लीवर सेल्स में पाई जाती हैं। कि जो लीवर सेल होती हैं इसको हेपेटिक लोब्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं एंजाइम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की
मेम्ब्रेन में अनेक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कराने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में NADH, साइटोक्रोम बी रिडक्टेज, NADH डाइफॉस्फेटेज, स्टेरिएज, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATP फेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज आदि जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।